हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। आज जो हमारी नई क्लास होगी वो उसी क्लास के आगे से आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा भारतीय संविधान में ही एक हमारा बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको हम संसद की समितियों के संदर्भ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से वो अध्ययन करेंगे संसद की समितियों के संदर्भ में, ठीक है। तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा भारतीय संविधान का या एक प्रकार से बोले भारतीय राज व्यवस्था का बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको हम संसद की समितियों के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? संसद की समितियां। हिंदी थोड़ा सा मेरी हैवी है तो हिंदी में ध्यान मत दीजिएगा, बाकी सारी चीजों को मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग संसद की समितियों के संदर्भ में आज अध्ययन करने वाले हैं इस पूरे के पूरे क्लास के माध्यम से, ठीक है। और इस क्लास का केवल और केवल एक ही उद्देश्य नहीं होगा, यानी हमारा महज केवल एक ही उद्देश्य नहीं होगा। इस क्लास को पढ़ने का भी दृष्टिकोण होगा हमारा, और एक तरीके से हम यह अपनी एक समझ भी विकसित करेंगे, या एक प्रकार से बोलना चाहे तो अपनी एक बौद्धिक क्षमता स्वयं की विकसित करेंगे कि संसद के संदर्भ में हमारी कौन कौन सी समितियों का प्रावधान किया गया है, या कौन कौन सी समितियां हमारी होती हैं संसद में या बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्लास को भरपूर आनंद के साथ में देखते चलिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ में और भरपूर आनंद लीजिएगा कि इस संसद में कौन कौन सी समितियां हमारी बनाई जाती हैं और इनका हमारा कार्य क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसी में आनंद लीजिएगा मेरे साथ में इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का। और आनंद के साथ में अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ में अगर तनिक भी हेल्प होती है इस क्लास के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब और इसी के साथ साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस पूरी की पूरी जर्नी को। क्या करते हैं कि इसमें सर्वप्रथम हम जो भारतीय संविधान को भी लेकर के चल रहे थे, ठीक है, यानी इंडियन पॉलिटी का तो अध्ययन हम कर ही रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। इंडियन पॉलिटी के साथ में हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम अपने भारत देश के संविधान को भी क्या कर सकें, समझ सकें। यदि अगर हमारा इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाती है तो हम इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में हमारी जो कमांड होगी वो बेहद और बेहद क्या हो जाती है, यानी एकदम सुचारू रूप से क्या हो सकती है, हमारी कमांड बन जाती है इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में, ठीक है। तो मेरा कहने से तात्पर्य यही है कि अगर इंडियन पॉलिटी में कमांड बनानी है तो भारत का संविधान हमारे जुबान पे या हमारे मन मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, रमा होना चाहिए, ठीक है। तभी हम पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता या एक प्रकार से अपनी एक कमांड बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसी में हमारा उद्देश्य यह भी था कि हम भारतीय संविधान को भी कंप्लीट करें। तो इसी में हम लोग अध्ययन कर रहे थे भाग 5 का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संघ की बात की, और इस संघ के माध्यम से हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका का अध्ययन किया, ठीक है।
तो मेरे जितने भी शेर हैं या जितने भी भाई यार दोस्त जो भी हैं, सारी चीजों को देखते हुए चलिएगा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वाली या दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसी में कि इस कार्यपालिका के संदर्भ में काफी सारी चीजों का अध्ययन हमने किया, जिसमें से हम लोग आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो संसद की समितियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने संसद से रिलेटेड 2 आर्टिकल हम लोगों ने अध्ययन किया था। उन्हीं दोनों आर्टिकलों या अनुच्छेदों के माध्यम से आज हम इन समितियों का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उन दोनों अनुच्छेदों को थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क में उतार लेते हैं। पहले क्या बात करते हैं कि अनुच्छेद 118 और अनुच्छेद 119, ठीक है। इन दोनों अनुच्छेदों को हमने अपने मन मस्तिष्क में बिछा करके रखना है। इसमें क्या बोला गया था कि इसमें संसद की प्रक्रिया का प्रावधान बोला है, संसद की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। और इस 19 में क्या प्रावधान किया गया, संसद के नियम और कानूनों का प्रावधान किया हमारे जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो एक बेहतरीन संविधान निर्मित करके हमको दे करके चले गए जो भी हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे वो लोग, ठीक है। और आज वो इस पृथ्वी से पलायन कर गए, लेकिन भले ही वो इस पृथ्वी से पलायन कर गए, अपने पीछे उन लोगों ने छोड़ा एक बेहतरीन भारत के संदर्भ में भारत का इतिहास, ठीक है, सॉरी भारत का संविधान, ठीक है, जो कि इन्हीं नियम और कानूनों के बदौलत या इन्हीं प्रावधानों के अनुसार पूरे के पूरे भारत देश की जो भी सारी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो एकदम सुचारू रूप से या बेहतरीन अंदाज में आज चल रही है, ठीक है। तो इसी बात पे एक थोड़ा सा छोटा सा शेर मारते हैं इसी संविधान के संदर्भ में। यानी किसी शायर ने क्या खूब कहा है इस भारतीय संविधान के संदर्भ में कि तेरी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। तो क्या बेहतरीन शेर छोड़ा किसी शायर ने हमारे इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान के संदर्भ में, ठीक है। तो अर्ज इधर से कर दिया गया, मुलाहिजा आप उधर से फरमा दीजिए कमेंट के तौर पे, ठीक है। देखते हैं इसी में संसद की समितियों के संदर्भ में अगर हम लोग अध्ययन करें तो सर्वप्रथम ये समझते हैं कि ये जो हमारी संसद की समितियां होती हैं ये होती क्या है। तो मेरे मित्रों आप ये बताइए कि समितियां हमारी होती क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग ये समझते हैं कि समितियां हमारी होती क्या है। तो एक प्रकार से सारी चीजों को हम लोग स्वयं में देखते चलेंगे और रटेंगे नहीं, ठीक है। देखते हैं इसी में सर्वप्रथम हम लोग ये बात करते हैं कि चाहे हमारा भारत देश हो, फिलहाल में भारत देश के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं या भारत का संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिकली अपने देश की ही बात करेंगे, ठीक है। किसी दूसरे देश का भ्रमण हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में अगर भारत देश में किसी भी कार्य को एकदम बेहतरीन अंदाज में अगर संचालित करना है तो जो भी हमारी सरकार है वो तो यार करती ही है, बाकी सरकार हमारी इन कार्यों को करती नहीं है। सरकार का केवल और केवल नाम होता है, ठीक है, कि सरकार हमारी इन सारे कार्यों को सुचारू रूप से भारत के संदर्भ में ये कार्य हमारे कर रही है, ठीक है। तो इसमें सरकार का महज केवल और केवल नाम दे दिया जाता है, बाकी ये जो सारे कार्य होते हैं ये हमारे कुछ समितियों के द्वारा किए जाते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय या इनकी जो हमारी मंत्री परिषद होती है, इन्हीं मंत्री परिषद से ही हमारे कुछ सदस्य बनाए जाते हैं या कुछ हमारी समितियां बनाई जाती हैं। इन्हीं समितियों के द्वारा ही हमारे क्या किए जाते हैं, जो भी सारे कार्य होते हैं वो अलग अलग विभागों के संदर्भ में अलग अलग समितियां
बनाई जाती हैं और इन्हीं समितियों के माध्यम से ही भारत देश का पूरा कार्यभार व्यवस्थित रूप से हमारा क्या होता है, संचालित होता है। ठीक है, तो इंडिया के संदर्भ में बात करें तो भारत में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी कुछ समितियां बनाई गई और इन्हीं समितियों के माध्यम से भारत देश का कार्यभार हमारे चलाया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। बाद में जब वो सारी चीजें या ये जो समितियां होती हैं ये जब सारे कार्यों को कर देती हैं तो लास्ट में एक रिपोर्ट बनाई जाती है इन्हीं समितियों के द्वारा और संसद में उसको पेश किया जाता है। ठीक है, और संसद में जैसे ही उस रिपोर्ट को पेश किया जाता है फिर उसी रिपोर्ट के अनुसार ही हमारा किसी भी प्रकार का कोई हमारा निर्णय लिया जाता है या किसी भी प्रकार का हमारा कोई मसौदा या विधेयक तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली समितियों के संदर्भ में हमको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। और नाम क्या दिया, संसद की समितियां। तो ये जो समितियां बनेंगी ये संसद की समितियां हमारी होंगी, यानी संसद के द्वारा गठित समितियों को ही हम संसद की समितियों के नाम से जानते हैं बेसिकली तौर पे। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ समितियां, यानी समितियों के संदर्भ में बात करते हैं कि संसद में हमारी ऐसी कौन कौन सी समितियां हैं जिनको संसद हमारी निर्मित करती है। और एक प्रकार से कुछ समितियां तो ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता भी पड़ती है और कुछ समितियां हमारी ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती भी नहीं है, वो कभी कभार आवश्यकता पड़ती है तो संसद फिर उसका गठन करती है। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं यहाँ पे कि संसद में हमारी कौन कौन सी समितियों का गठन किया जाता है। संसद की हमारी दो समितियां, यानी संसद अगर हमारी समितियों को बनाती है तो दो प्रकार की समितियों का गठन करती है। कौन कौन सा, पहला हो गया हमारी स्थायी समिति। क्या हो गया, स्थायी समिति। एंड इसी में जो दूसरा अध्ययन करेंगे वो होता है अस्थाई समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से बोले तो स्थायी समिति और अस्थायी समिति के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की समितियां हमारी ऐसी हैं जिनको संसद अपने अनुसार या अपने जरूरतों के अनुसार संसद इनका गठन या निर्माण करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी समितियां हमारी आती हैं। तो सर्वप्रथम हम ये बात करते हैं कि स्थायी समिति हमारी क्या होती है और अस्थायी समिति हमारी क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत स्थायी समिति वो होती है जो कि पार्टिकुलर रूप से, परमानेंट रूप से, यानी हमेशा के लिए बनाई जाती है और वह एक कंटिन्यू रूप में वो अपना कार्य संचालित करती रहती है। ठीक है, यानी लगातार वो अपना कार्यभार करती रहती है, उसी को हम लोग स्थायी का नाम देते हैं, स्टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेबल कमेटी। तो ये इस प्रकार से एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। अस्थायी के संदर्भ में अगर बात करें तो यह समिति हमारी कभी कभार गठित की जाती है, इसका कोई खास हमारे आवश्यकता होती नहीं है, ये अपनी जरूरतों के अनुसार संसद इसका गठन करती है और कभी कभार इसका गठन किया भी जा सकता है और कभी कभार इसका गठन नहीं भी किया जा सकता। तो एक प्रकार से यही बोले कि इसको हम संसद की आवश्यकता के अनुसार गठित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनस्टेबल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिलहाल में ये जो हमारी स्थायी समिति होती है इसमें हमने कुछ समितियों को याद रखना है। जैसे स्थायी समितियों में, यानी स्थायी समितियों में हमको कुछ समितियों के नाम याद रखना। पहला इसी में याद रखना वित्तीय, क्या होता है, वित्तीय या आर्थिक समिति, वित्तीय या आर्थिक समिति के नाम से जानते हैं। दूसरा विभागीय समिति के नाम से जानते हैं। विभागीय समिति के पश्चात में
समिति के नाम से भी जानते हैं। सदन के पश्चात में जांच समिति के नाम से भी जानते हैं। जांच के पश्चात में अन्वेषण समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एंड अन्वेषण के पश्चात में एक इसी में और याद रखना, जिसको हम सेवा समिति के नाम से भी जानते हैं। आप बताइए मित्रों, इतनी समितियां हमारी होंगी या नहीं होंगी? तो बिल्कुल होंगी। ठीक है। ये हमारी स्थायी समिति हमारी होती है। ठीक है, जिसमें से अभी हम एक एक करके इन सारी समितियों का वर्णन या बखान इस क्लास के माध्यम से करेंगे। वो भी बड़े ही बेहतरीन रूप में करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर इन समितियों से बनता है तो वो प्रश्न हमारा जाना नहीं चाहिए। ठीक है। इसी कारणवश क्लास को पूरी एकाग्रता के साथ में और भरपूर आनंद के साथ में, यार बोरिंग महसूस ना करते हुए, ज्ञान के उद्देश्य से देखिएगा, ना कि किसी अन्य उद्देश्य से। ठीक है। तो पूरी मस्ती में क्लास को देखिएगा, बड़ा ही आनंद आने वाला है इन समितियों के संदर्भ में जान करके। ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अस्थायी समिति की, कि ये अस्थायी समिति हमारी कौन कौन सी होती है। तो इसमें भी हमको दो समितियां याद रखनी है। कौन कौन सी? एक हुआ हमारी प्रवर समिति के नाम से जानते हैं। एंड इसी में दूसरा हमारा हो गया संसदीय समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये दो समितियां हमको अस्थायी में याद रखना है, एंड ये 5 से 6 समितियां हमको स्थायी समिति में याद रखना है। ठीक है। इसी के पश्चात में देखते हैं, इसी में एक एक करके सर्वप्रथम हम लोग स्थायी समिति की बात करते हैं कि ये जो स्थायी समिति होती है ये क्या होती है, एंड अन्य जो सिस्टम इसमें दिया गया है वो क्या होता है। सर्वप्रथम हम नीचे से बात करते हैं, यहां से अपनी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आप यार बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कैच कीजिएगा। क्या कैच कीजिएगा? सेवा समिति हमारी क्या होती है? तो यह एक प्रकार की ऐसी समिति होती है जो कि संसद के द्वारा इस समिति का गठन किया जाता है सेवा के उद्देश्य से। किसकी सेवा के उद्देश्य से? तो यह राष्ट्रपति महोदय की सेवा के उद्देश्य से एक हमारी समिति बनाई जाती है, जिसको हम सेवा समिति के नाम से भी जानते हैं। और किस प्रकार की सेवा देती है ये समिति? तो ये राष्ट्रपति महोदय जी से रिलेटेड जितनी भी हमारी सेवाएं हो सकती हैं उनके संदर्भ में, अर्थात राष्ट्रपति महोदय जी के संदर्भ में, तो उन तमाम सारे कार्यभार को इस सेवा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनकी सिक्योरिटी के संदर्भ में, उनके मकान के संदर्भ में, ये सारी एक प्रकार से क्या है? सेवाएं ही है, जो कि इस समिति के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को दिया जाता है। ठीक है। उनके खाने के संदर्भ में, नाश्ते के संदर्भ में, उनकी जो भी गाड़ियां हैं उनके संदर्भ में, उनकी जो सैलरी है उसके संदर्भ में, उनके जो भत्ते हैं उनके संदर्भ में। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय जी से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हमारी हो सकती हैं वो सारी की सारी सेवाएं हमारे राष्ट्रपति महोदय को कौन उपलब्ध करवाता है? तो वो हमारी एक समिति का निर्माण किया गया संसद के द्वारा, जिसको हम सेवा समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये हुई हमारी सेवा समिति। बात करते हैं अन्वेषण समिति की। ये अन्वेषण समिति हमारी क्या होती है? तो ये जो अन्वेषण समिति होती है इसको भी हमारे संसद के द्वारा ही गठन किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था संसद को गठन करने का, यानी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि संसद ने एक समिति बनाई अन्वेषण समिति के नाम से? तो इसका महज केवल और केवल गठित करने का एक ही उद्देश्य था कि हमारे समाज में जो भी सारे एससी और एसटी तबके के लोग हैं समाज में, उनकी परिस्थिति को और व्यवस्थित रूप से संचालित करना,
या उनकी जो भी स्थिति है समाज में उसको और बेहतर ढंग से सुधारना, यही हमारी जो भी सारी कार्य करेंगे या इन कार्यों के संदर्भ में कार्य के पश्चात में जो रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट हमारी कौन बनाएगी, तो वो अन्वेषण समिति के द्वारा ही ये एससी एसटी के संदर्भ में सारे कार्य किए जाएंगे और उन्हीं के संदर्भ में रिपोर्ट बना करके संसद में पेश किया जाएगा। और एक बात यहाँ पे ये भी याद रखिएगा एससी एसटी के संदर्भ में कि आजकल अगर हम लोग वर्तमान की स्थिति में बात करें तो हमारे समाज में एससी और एसटी तबके के जितने भी लोग हैं उनको आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है। पूरे के पूरे समाज में या जो भी सारा सिस्टम है उनको बराबरी का दर्जा आज भी नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि यार हम लोग प्राचीन समय से देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो हमारा एक प्रकार से बोले वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या जितना भी सारा सिस्टम होता है हमारा प्राचीन काल में, हम लोग यार वहां से देखते चले आ रहे हैं कि जो भी हमारे नीच कास्ट के लोग होते हैं उनमें यार शुरू से ही शिक्षा का अभाव होता है। ठीक है, यानी उनको शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है, जिस कारणवश उनको शुरुआती दौर से ही कुछ एक प्रकार से बोले तो हीन दृष्टि से देखा जाता था समाज में। तो आज भी वही परिस्थिति है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि इनको समाज में बराबरी का दर्जा इसी कारणवश नहीं मिल पा रहा क्योंकि इनके पास शिक्षा का अभाव है। ठीक है, और ये लोग स्वयं में चूतिए ही होते हैं। जो भी हमारे ये नीच कास्ट के लोग होते हैं, मैं तो यार नीचा और ऊंच इस तरीके बोलने में भी मुझे शर्म आती है कि हम लोग ऊंच और नीच शब्द का प्रयोग कर कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम अगर एक बार अपने तौर से समझाएंगे भी ना तो फिर भी ये लोग समझेंगे नहीं। ये लोग यही बोलेंगे या यही अपने मन मस्तिष्क में बिठा करके रखे हैं कि हमको ये समझा रहा है, हमको डीलिंग दे रहा है। ठीक है, तो उनकी अपनी स्वयं की भी जो बौद्धिक क्षमता है इस समाज को देखने के संदर्भ में या इस पूरे समाज को अनुभव करने के संदर्भ में या उनका जो भी नजरिया है एक प्रकार से इस समाज को देखने का, वो पूरा का पूरा नजरिया ही उनका अलग होता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बुद्धिजीवी होते हैं, तो वो तो यार समझ जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को भले ही वो स्वयं में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण करवाते हैं। लेकिन कुछ से भी ज्यादा ऐसे चूतिए एससी और एसटी वर्ग के तबके में पाए जाते हैं जो कि अगर हम उनको कुछ भी सारी चीजें बताते हैं तो बस उनको यही लगता है कि हमको समझा रहा है या हमको बता रहा है। तो ऐसे लोगों को बताना और समझाना ये अपने आप में भी चूतियापा है। एक प्रकार से बोल सकते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो वही बात हो सकती है। तो बेसिकली इनके संदर्भ में हम ज्यादा बात ना करते हुए केवल और केवल यही बोल सकते हैं कि एससी और एसटी के संदर्भ में आज अगर कोई हमारा एक प्रकार से बोले इनके पिछड़ेपन का या समाज में अगर इनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है, वो स्वयं में है एससी और एसटी तबके के लोग और उनमें है शिक्षा का अभाव। ठीक है, इतनी बातें हमको याद रखनी है। अगर उनमें शिक्षा आ जाएगी या शिक्षा ग्रहण करने की सहनशीलता आ गई तो एससी और एसटी और जो भी हमारे क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई हमारे एक प्रकार से बोले असमानता का भाव नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इन सारे एससी एसटी वर्ग के संदर्भ में जो भी हमारी रिपोर्ट बनाती है वो हमारी बनाती है संसद की एक समिति जिसको हम अन्वेषण समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में एक समिति आती है जांच समिति। ये जो जांच समिति होती है इसका निर्माण भी संसद के द्वारा ही किया जाता है और संसद इसको जनता की जरूरतों के लिए यानी समाज की जरूरतों के लिए इन सारी समितियों का अर्थात
जांच समिति का हमारे निर्माण करती है और यही जांच समिति हमारे पूरे के पूरे जनता का या पूरे के पूरे भारत के नागरिकों का जो भी सारी जरूरतें होंगी उनको उपलब्ध करवाएगी और उनसे संबंधित रिपोर्ट बना करके वो संसद में हमारे पेश करती है। ठीक है, ये हमारी जांच समिति हो गई। एंड इसी के संदर्भ में आता है हमारा सदन समिति। ये सदन समिति क्या होती है? यह भी संसद के द्वारा गठित एक समिति होती है जिसको संसद की कार्यवाही को और बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ताकि संसद की जो भी सारी कार्यवाही हो रही है संसद के अंतर्गत में वो और बेहतरीन ढंग से चल सके, उसमें किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक प्रभाव ना पड़े, या जो भी सारा सिस्टम संसद के अंतर्गत हो रहा है उनमें क्या क्या फेरबदल करना है, क्या सुधार करना है, क्या चीजें संसद के अंतर्गत होनी चाहिए या क्या कार्यवाही होनी चाहिए, किस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए, ये सारे के सारे निर्णय हमारे कौन लेती है? तो ये लेती है सदन समिति, जिसको एक प्रकार से संसद ही गठित करती है और फिलहाल में ये भी अपनी रिपोर्ट बाद में संसद के अध्यक्ष महोदय को सौंपती है। ठीक है, फिलहाल में सारे कार्यों को संसद में हैंडल करते हैं इधर लोकसभा अध्यक्ष, उधर सभापति जी। ठीक है, लेकिन फिर भी संसद को और व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके तो इस संदर्भ में एक समिति का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, ये हुई सदन समिति। उसके पश्चात में आता है विभागीय समिति। इस समिति का निर्माण भी हमारे संसद के द्वारा ही किया जाता है और इस समिति के माध्यम से जो भी हमारे इस भारत देश के संदर्भ में अलग अलग विभाग इन मंत्रियों के द्वारा या जो भी हमारे मंत्रीगण बैठते हैं संसद में, ये इन मंत्रियों के अपने अलग अलग विभाग होते हैं और इन्हीं अलग अलग विभागों से रिलेटेड हमारी एक समिति बनाई जाती है जिसको हम लोग विभागीय समिति के नाम से जानते हैं। और यह जो विभागीय समिति होती है ये अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारी समिति होती है और अलग अलग विभाग से रिलेटेड अलग अलग चीजों की जांच करके या उन सारे विभागों से रिलेटेड जो भी सारे कार्य हो सकते हैं वो सारे के सारे कार्य करती है और अपनी रिपोर्ट बना करके उसको संसद में क्या करती है? पेश करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग विभागीय समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलहाल में अभी तक जितनी समितियों का अध्ययन हम लोगों ने किया ये हमारी स्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं और फिलहाल में ये सारी की सारी समितियां हमारी एक प्रकार से छोटी छोटी समितियां होती हैं। इस विभागीय समिति में जो हमारी बेहद महत्वपूर्ण समिति उभर करके आती है वो आती है हमारी वित्तीय या आर्थिक समिति और इस आर्थिक समिति में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समिति के तौर पे हमारी देखी जाती है ये हमारी वित्तीय या आर्थिक समिति। ठीक है, तो इस स्थायी समिति में सबसे जो महत्वपूर्ण समिति है हमारी और जो सबसे बड़ी समिति है हमारी वो है हमारी आर्थिक समिति या वित्तीय समिति। देखते हैं यह वित्तीय समिति क्या होती है यानी आर्थिक समिति हमारी क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। यानी ये जो हमारी वित्तीय या आर्थिक समिति होती है ये भी हमारी यार 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक हमारा हो गया प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, सारी चीजों को पकड़ते हुए चलना हमने। ठीक है, प्राक्कलन समिति। एंड दूसरी इसी में आती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के नाम से जानते हैं। एंड तीसरा इसी में आता है लोक उपक्रम समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्थायी समिति की सबसे बड़ी समिति और सबसे महत्वपूर्ण समिति के तौर पे देखी जाती है। कौन? ये हमारी वित्तीय या आर्थिक समिति। इसके अंतर्गत 3 समितियां आती हैं। कौन कौन सी? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एंड लोक उपक्रम समिति। ठीक है, देखते हैं इसी में ये प्राक्कलन समिति हमारी क्या होती है।
तो एक प्रकार से बोले इस प्राक्कलन समिति का निर्माण भी हमारा किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा आर्थिक समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यह आता किसके अंतर्गत है, तो ये हमारी स्थायी के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम ये जो आर्थिक समिति होती है इसका हमारे कार्य होता है पैसे से रिलेटेड जांच को करना, यानी पैसे से रिलेटेड जितने भी सारे मुद्दे हो सकते हैं या जितनी भी सारी जांच हमारी हो सकती है या इस संदर्भ में जितनी भी सारी रिपोर्ट हमारी बनाई जाएगी वो हमारी आर्थिक समिति के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, और इस आर्थिक समिति में हम लोग 3 प्रकार की समितियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें बेसिकली तौर पे हम लोग बात करें तो ये हमारा आता है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति जो होती है एक प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया बजट के संदर्भ में, इससे पहले की क्लास में अनुच्छेद 112 के संदर्भ में। अनुच्छेद 112 में बोला गया कि हम लोग क्या करते हैं, एक बजट पेश किया जाता है और उस बजट में जितनी भी सारी चीजों का प्रावधान किया जाता है उसको प्राक्कलन के माध्यम से पूरा का पूरा एस्टीमेट बनाया जाता है। ठीक है, तो वही जो हमारा एस्टीमेट है, वही जो हमारा एक प्रकार से बोले प्राक्कलन है, वो प्राक्कलन बजट का प्राक्कलन कौन बनाता है, तो यही हमारी समिति बनाती है प्राक्कलन समिति, जो कि पूरे के पूरे बजट का हमारे प्राक्कलन तैयार करती है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में ये जो प्राक्कलन समिति होती है, ये प्राक्कलन समिति में एक प्रकार से बोले तो इसके संदर्भ में ये जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं। दोनों सदनों के कैसे, दोनों सदनों के सदस्यों से तात्पर्य यह है कि इसमें कुल मिलाकर के हमारे 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो हमारे होंगे, इसमें कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, प्राक्कलन समिति में हमारे 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल और केवल लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के अंतर्गत। और ये जो भी हमारी समितियां होती हैं, बेसिकली मैं इसी समिति की प्रॉपरली बात नहीं कर रहा, ये स्थायी समितियों में जितनी भी हमारी समितियां होंगी इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो ये समितियां केवल और केवल 1 वर्ष के लिए ही गठित की जाती हैं और 1 वर्ष के पश्चात में इन समितियों को पुनः गठित किया जाता है। और ऐसा कार्य करने वाला केवल और केवल हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय ही इन सारे समितियों का गठन करते हैं। ठीक है, फिलहाल में अगर लोकसभा से समितियों का गठन किया जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष गठन करेंगे, और अगर राज्यसभा से चुनकर के सदस्य हमारे आते हैं तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति महोदय हमारे क्या करेंगे, उन समितियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे जितनी भी समितियों का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें इन समितियों के अध्यक्ष के तौर पे जो भी अध्यक्षता होगी वो लोकसभा अध्यक्ष महोदय के संदर्भ में ही जानेंगे। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति की अवधि भी कितना, 1 वर्ष के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन, यानी बनाएगा कौन इस समिति को, तो इस समिति को बनाएंगे लोकसभा अध्यक्ष महोदय। इसमें कितने सदस्य, 3 सदस्य, 30 सदस्य। क्या इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो जी नहीं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है बजट के संदर्भ में एस्टीमेट अर्थात प्राक्कलन की रिपोर्ट को तैयार करना। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी क्या, प्राक्कलन समिति। बात करते हैं लोक लेखा समिति कि ये हमारी समिति क्या होती है। इसके संदर्भ में अभी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिलहाल में इसको हम कैग के अंतर्गत भी पढ़ेंगे अनुच्छेद 148 में। ठीक है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे ये जो लोक लेखा समिति होती है, इस लोक लेखा समिति का निर्माण भी हमारा लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही किया जाता है। और लोक लेखा इससे तात्पर्य यही है कि पब्लिक का अकाउंट, यानी लोक मतलब जनता, लेखा मतलब अकाउंट,
यानी अकाउंट को हम हिंदी में लेखा बोलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक का जो भी हमारा अकाउंट होगा या लेखा होगा उसकी जो जांच करेगी वो हमारी कौन सी समिति करेगी, तो उस समिति को हम लोग लोक लेखा समिति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी एक प्रकार से बोले तो सार्वजनिक धन का जो आय होगा और जो व्यय होगा इसका जो जांच करेगी वो कौन करेगी, वो हमारी लोक लेखा समिति करेगी। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, सार्वजनिक धन का जो आय और व्यय होगा इसका जो रिपोर्ट बनाएगी या इस संदर्भ में जो जांच करेगी वो कैग करेगी, ठीक है। और रिपोर्ट कौन बनाएगा, कैग बनाएगा, और उसी कैग की रिपोर्ट की जांच ही हमारी ये समिति करती है, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है। लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं एंड राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इस समिति में कुल मिलाकर के 22 सदस्य हमारे होते हैं जो कि लोक लेखा समिति का हमारे क्या करती है, गठन करती है। एंड इसी के संदर्भ में ये कैग के रिपोर्ट की जांच भी करते हैं, इसको भी हमने याद रखना है, लोक लेखा समिति। और एक बात ये भी याद रखना, लोक लेखा समिति का जो हमारे गठन किया गया था सर्वप्रथम वो 1921 में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। तो आई होप यार लोक लेखा समिति हमारी क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, और ये भी 1 वर्ष के लिए ही गठित की जाती है। सदस्य हमारे कितने होते हैं, लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने, टोटल कितने, तो इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, अपने माइंड में या मन मस्तिष्क में इनको उतार करके रखना है, ठीक है। इसी के पश्चात में आती है लोक उपक्रम समिति। क्या आती है, लोक उपक्रम समिति। ये हमारी लोक उपक्रम समिति को हम लोग लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही समितियां हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। फर्क केवल इतना होता है कि इस समिति में जनता के यानी सार्वजनिक धन का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, और इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी गवर्नमेंटेड कंपनियां हैं उन कंपनियों के संदर्भ में जो जांच हो सकती है, जो भी जांच हो सकती है वो जांच हमारी कौन करती है, लोक उपक्रम समिति। बस फर्क केवल इतना सा ही है, बाकी सारी चीजें यहां भी सेम होगी। लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल मिलाकर के 22 सदस्य, और ये भी कैग के रिपोर्टों की जांच भी करती है। क्योंकि कैग जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो वहां पे डिटेल से समझेंगे। कैग का हमारे कार्य यही होता है कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर है, अर्थात जो भी हमारे सार्वजनिक पब्लिक से जुड़ी हुई चीजों को ही हम गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली काफी सारी चीजें आती हैं, सरकारी चीजों को ही हम पब्लिक सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो वो इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, संचित निधि, आकस्मिक निधि, स्टेट, सेंट्रल, इन सारी चीजों की जांच हमारी कैग करती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम कैग में देखेंगे। फिलहाल में ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड और ये पब्लिक से रिलेटेड यही दोनों हमारा फर्क होता है कि ये अलग अलग जांच करती है, अन्यथा सारी चीजें हमारी दोनों ही समितियों को क्या करती है, मतलब एक समानता के तौर पे दर्शाती है, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। फिलहाल में ये थी हमारी स्थायी समिति की स्थायी समिति हमारी क्या होती है, कौन कौन सी स्थायी समितियां संसद के द्वारा गठित की गई और इनका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इतनी सारी चीजें हमको समझ में आई होंगी। बात करते हैं अस्थायी समिति की कि ये अस्थायी समिति हमारी क्या होती है, ठीक है। अस्थायी समिति बेसिकली अस्थायी समिति में 2 समितियां, प्रवर समिति, संसदीय समिति। प्रवर समिति हमारी वो समिति होती है कि संसद में अगर किसी भी विधेयक पर हमारे विवाद खड़ा हो जाता है
या कोई भी विधेयक हमारे संसद में पारित होता है और वहां पे उसको पारित ना करते हुए उस पे बहुत बड़ी हमारी बहस हो जाती है दोनों सदनों के बीच में या दोनों पक्षों के बीच में, तो उस पर अगर विवाद खड़ा हो गया तो इस संदर्भ में उस समस्या का निदान करने के लिए एक हमारी समिति बनाई गई जिसको हम लोग प्रवर समिति के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रवर समिति में दो प्रकार की हमारी समितियां होती हैं। कौन कौन सी? एक समिति हो गई हमारी प्रवर समिति, एक को हम लोग डायरेक्टली प्रवर समिति ही बोल देते हैं एंड दूसरे को हम लोग संयुक्त प्रवर समिति बोलते हैं। संयुक्त प्रवर समिति के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रवर समिति होती है इसमें कुल मिलाकर के 60 सदस्य होते हैं। कितने? 60 सदस्य। अर्थात मैं बोलना चाहूं मेरे शेरों को तो लोकसभा के यानी लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य, कुल मिलाकर के 60 सदस्यों की जो भी हमारी समिति बनाई जाएगी वो प्रवर समिति के अंतर्गत हमारी आती है। इतनी सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। एंड इसी के अंतर्गत एक आती है संयुक्त प्रवर समिति। ये जो संयुक्त प्रवर समिति होती है इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिला करके एक समिति गठित की जाती है जिसको हम लोग संयुक्त प्रवर समिति के नाम से भी जानते हैं। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य एंड राज्यसभा के 7 सदस्य, कुल मिलाकर के हमारे 22 सदस्य इस समिति के अंतर्गत गठित किए जाते हैं। सॉरी, इसमें कुल मिलाकर के 30 सदस्य यहां से 30 सदस्य लोकसभा से एंड 15 सदस्य हमारे राज्यसभा से, कुल मिलाकर के 45 सदस्यों की एक टीम तैयार होती है जिसको हम लोग संयुक्त प्रवर समिति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आई होप ये प्रवर समिति हमारी क्या होगी ये हमको समझ आ गया होगा। इसी के पश्चात में ये संसदीय समिति क्या होती है, तो ये भी संसदीय समिति हमारी ये संसद के कार्यों को ही संचालित करने के लिए बनाई जाती है बेसिकली। और बेसिकली ये भी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला, संसदीय समिति क्या होती है? संसदीय समिति के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत भी 60 सदस्यों के टीम होती है। 60 सदस्यों की टीम को ही हम लोग संसदीय समिति बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी लोकसभा के 30 सदस्य एंड राज्यसभा के भी 30 सदस्य हमारे होते हैं। तो एक प्रकार से आप बताइए मित्रों, इसमें कुल कितने सदस्य? इसमें 60 सदस्य। कितने? 60 सदस्यों की टीम हमारे तैयार होती है। तो इसी को हम लोग संसदीय समिति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में इस संसदीय समिति में ही एक हमारी और होती है जिसको हम लोग संयुक्त क्या बोलते हैं? संयुक्त संसदीय समिति के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें यार अगर हम लोग बात करें तो इसमें संयुक्त का मतलब दोनों सदनों को मिला करके, अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा, कितना? लोकसभा के हमारे 30 सदस्य एंड राज्यसभा के 15 सदस्य बराबर मिला करके हमारे हो गए कितने मेरे शेर? तो ये हो गए 45 सदस्य। अर्थात दोनों में की सदस्यता सेम होती है, केवल और केवल फर्क इतना होता है कि इन दोनों के कार्य और नाम हमारे अलग दे दिए जाते हैं। बाकी दोनों में जो सदस्यों की संख्या होती है वो दोनों के सदस्यों की संख्या हमारी सेम होती है, चाहे वो संयुक्त रूप में बात करें या फिर अन्य रूप में उसको हम बात करने के संदर्भ में देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ संसद की समितियां कि संसद के द्वारा हमारी कौन कौन सी समितियों का गठन किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इनका कार्य क्या होता है। तो बेसिकली
हम सारी चीजों को इस क्लास के माध्यम से समझ पाए होंगे कि संसद हमारी समितियों का गठन क्यों करती है और कितने समय के लिए करती है और कौन इसका गठन करता है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी संसद की हमारी समितियां, जो कि बेहद और बेहद महत्वपूर्ण होती हैं हमारे पढ़ने के दृष्टिकोण से भी और जानने के दृष्टिकोण से भी। मैं इन दोनों ही दृष्टिकोणों को लेकर के क्यों चलता हूं, तो मेरा केवल और केवल यानी महज एक ही उद्देश्य नहीं होता है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि हम चीजों को जान सकें। पढ़ने के दृष्टिकोण से तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं, जिससे कि हमारा जो भी सारा सिस्टम है उसकी समस्याओं का निदान तो हमारे होगा ही, लेकिन मेरा जो सबसे अलग दृष्टिकोण एक यह भी है कि हम स्वयं की अपनी एक बौद्धिक क्षमता विकसित कर सकें अपने इस भारत देश के संदर्भ में, कि भारत देश के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हमारी घटित होती हैं इस पूरी की पूरी राजनीति के इतिहास में या राज व्यवस्था के संदर्भ में। तो हमारी अगर एक बेहतरीन बौद्धिक क्षमता विकसित हो गई तो हमारा किसी भी प्रकार का ना ही कोई प्रश्न जाएगा और ना ही हमको फिर राज व्यवस्था के संदर्भ में कोई परास्त कर सकता है। ठीक है, फिर वो चाहे कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो या कोई एक प्रकार से बोले तो टीचर ही क्यों ना हो, अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित करना बेहद और बेहद अनिवार्य है। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या परेशानी होती है तो आप लोग यार कमेंट बॉक्स में उसकी क्वेरीज डालोगे, वहां से सारी समस्याओं का निदान हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी दिन प्रतिदिन लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें और लक्ष्य प्लेटफॉर्म को मतलब ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाने में आप थोड़ा सा अपना सहयोग देते रहें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नई क्लास के साथ में, अपनी नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।